अरे तभी तो दुनिया कहती है बाप रे बाप, ये खतरनाक है जैसे वाले, ये खतरनाक है जैसे वाले। ये मारा बदली ये मारा बदली ये सर जाने है, ये बहुत सारे मीठे सबसे ज्यादा सागर तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए एवं करोड़ों करोड़ों दलितों, बहुजनों एवं इस देश की आधी आबादी महिलाओं के पैरों में पड़ी जो गुलामी की जंजीरें थी उनको काटने वाले हमारे रहबर परम पूज्य विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए एवं उनके बाद उनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले बहुजन मसीहा मानवर साहब श्री कांशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए माता वीरांगना उदा देवी पासी जी के चरणों में नमन करते हुए और यहाँ पर आई बहन रजनी बौद्ध जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम इस बौद्ध कथा के संयोजक प्रबंधक आशुतोष जी, एडवोकेट जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दीपराज रावत जो अध्यक्ष हैं इस कमेटी के, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे सूचना दी और आज यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजेंद्र गौतम जी उपाध्यक्ष, फूलचंद्र रावत जी कोषाध्यक्ष, प्रेम रावत जी उपाध्यक्ष, प्रमोद गौतम जी एडवोकेट महासचिव, रामराज गौतम जी सचिव, मनोज रावत जी, विनोद रावत जी, लल्लन रावत जी, डॉक्टर सर्वजीत जी, डॉक्टर जयचंद पिपराहा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कौन है, सावित्रीबाई फुले जी कौन है, ज्योतिराव फुले कौन है। ये समाज में जो बौद्ध कथा के माध्यम से, चाहे वो बहन रजनी बौद्ध जी हो, चाहे वो अन्य तमाम साथी हैं जो बौद्ध कथा के माध्यम से आप सभी साथियों को, माताओं बहनों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो इसको, इस बौद्ध कथा को आप सभी माताएं और जो यहाँ पे इस देश के भविष्य जो बच्चे हैं उनको बताइए। ये बौद्ध कथा का जो माध्यम है सिर्फ मनोरंजन का नहीं है, मनोरंजन के साथ साथ ये उन तमाम महापुरुषों की कहानी बताता है जो इस देश में हम लोगों को बराबरी का अधिकार देने के लिए लड़ते लड़ते मर गए। चाहे वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हो, चाहे वो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी हो। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी का नाम मैं इसलिए बार बार ले रहा हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कारवां को बढ़ाया था, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 1956 में उन्होंने ये कहा था। देखिए, मैं ऐसी भाषा में आपको सभी माताओं बहनों को, युवाओं को समझाऊंगा कि आपको समझ में आए। 1956 में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि मेरे बहुजन समाज के भाइयों, मैं इस कारवां को बहुत मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों का सामना करके, तमाम प्रार्थनाएं झेल के, तमाम गाली गलौज खा के इस कारवां को यहाँ तक लाया हूं। मेरे बहुजन समाज के साथियों, अगर आप इस कारवां को आगे न ले जा पाना
तो इस कारवां को यही छोड़ देना, लेकिन इस कारवां को पीछे मत जाने देना। आज आप लोग देखिए, उसके बाद मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने उनकी बातों को फॉलो किया। वो मिशन में लग गए, अपनी नौकरी छोड़ दी उन्होंने, ऐसो आराम की जिंदगी छोड़ दी उन्होंने। उनके पास साधन संसाधन नहीं हुआ करते थे, उस समय साइकिल हुआ करती थी। यहाँ पे सीनियर सिटीजन भी बैठे हैं, शायद उनसे वो बेहतर जानेंगे इस बात को। उनके पास साइकिल हुआ करती थी, वो साइकिल से घूम घूम कर बाबा साहब अम्बेडकर जी का कि विचारों का प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन आज के इस दौर में जब हमारे पास साधन संसाधन से परिपूर्ण है, हम लोग, एक आदमी 4-4 5-5 गाड़ियों से चलता है, लेकिन आज उस कारवां को आगे जहां पे मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने छोड़ा था, वो कारवां आगे नहीं जा पा रहा है, किसी भी स्थिति में आगे नहीं जा पा रहा है। ये कहने में कोई संकोच नहीं, देखिए मैं कोई नेता नहीं हूँ कि यहाँ पे मैं राजनीतिक बात करूंगा, मैं सामाजिक बात करूंगा। और सामाजिक बात करने वाले की भाषा बुरी लग सकती है आप लोगों को, लेकिन वो आपके भले के लिए होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि तमाशा देख रहे हैं। आज जो बाहुल्य क्षेत्र है, बहुजन समाज बाहुल्य क्षेत्र है बाराबंकी, और आज हमारे भाई दीपराज रावत जी ने ये प्रोग्राम करवाया, और यहाँ पे जितने लोग होने चाहिए उतने नहीं, उनका हौसला बढ़ाने लोगों को आना चाहिए। अगर आप उनका हौसला नहीं बढ़ाओगे तो इस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए शायद आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। ये चीज आप जान लीजिए, लड़ने वाले का हौसला बढ़ाइए। आपके घर में चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, अगर समाज के लिए लड़ने निकलता है तो उसको जाने दीजिए, उसके कंधे पे हाथ रखिए, उसका पैर मत खींचिए। और हमारे समाज में ये आदत है, पैर खींचने की कला बखूबी बहुत अच्छे से जानता है बहुजन समाज, पैर खींचने की कला को बहुत अच्छे से जानता है। कंधे पे हाथ रख के आगे नहीं करेगा। अगर उसका लड़का निकलेगा, हमारी माता जी भी सामने बैठी है, इनका मैं धन्यवाद दूंगा, इन्होंने समाज के लिए हमको समर्पित किया। और यहाँ पे माताएं बहनें बैठी हैं, उनको डर रहता है कि हमारा समाज, अगर हमारा लड़का अगर समाज के लिए लड़ने जाएगा तो उसको जेल हो जाएगी, उसकी हत्या भी हो सकती है। तो ये डर छोड़ के आप अपने घर के बच्चों को समाज के लिए समर्पित करिए, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए भेजिए। जैसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की, सुने कौन लोग, कितनी महिलाएं जानती हैं डॉक्टर बाबा साहब ने बच्चे कुर्बान किया? कौन कौन जानता है? 2-3 लोग जानते हैं। और बहन ने कई बार, अभी 16 तारीख से प्रोग्राम चल रहा, आपने कई बार बताया होगा, पता किसी को नहीं, हाथ सब उठा के अगर पता होता। हाँ, बस वही चीज। तो आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं उसको ध्यान से सुनिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी आपके लिए, जान रहे हैं? मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने अपना परिवार त्याग कर दिया, छोड़ दिया आपके लिए। वो भी चाहते तो ऐसो आराम की जिंदगी जी सकते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहते तो ऐसो आराम की जिंदगी जी सकते और दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति होते हो। उनके परिवार के जो लोग हैं, जो खानदानी है, वो राज कर रहे होते आज, लेकिन उन्होंने समाज को महत्व दिया, पर्सनल अपने जो व्यक्तिगत जीवन को महत्व नहीं दिया। एकता देखिए, एकता की तारीफ करेंगे सिखों में एकता है। आपने कभी पेपर में देखा है सिखों की महिलाओं के साथ या सिखों के बच्चों के साथ कोई रेप या अत्याचार अन्याय की घटनाएं आपने सुनी? कभी नहीं सुनी होगी। एकता है। और यहाँ क्या होता है कि दीपराज के घर में ही तो हुआ है, हमारे घर में तो नहीं हुआ। तो उसकी बारी अगर आज है तो कल आपकी बारी आएगी। अगर उसकी घर में, दीपराज के घर में अगर भाई की हत्या हुई है तो कल आपके भाई की भी हो सकती है। तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर
चलना सीखिए और जो बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ रहा है उसका साथ देना सीखिए। आप सोचिए कि हमारे बहुजन समाज के बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बहुजन समाज की माताएं बहनें पढ़ेंगी और पढ़ के अपने अधिकार को छीन लेंगी, मांगेंगी नहीं, छीनेंगी। और आज यहाँ पर बैठी माताओं से मैं पूछूंगा कि हाथ उठाएं, इसमें से कितनी माताएं जानती है ये कि संविधान क्या है? हाथ उठाएंगे जरा, संविधान कौन कौन जानता है? हाथ उठाइए, जो जानता है वही हाथ उठाएगा। सिर्फ एक दो बच्चियां हैं जानती हैं संविधान क्या है। तो आज के इस दौर में अगर संविधान लिखने वाले का नाम आपको नहीं पता और जिस समाज ने संविधान लिखा है उसी समाज की महिलाओं को अगर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव संविधान किसने लिखा बताइए, कौन कौन जानता है? अब बताइए। तो यहाँ पे खाली भजन कीर्तन मत सुनिए। अभी यहाँ का अगर कहीं गांव में मेला होता, नौटंकी होती, तो पूरा नातेदार रिश्तेदार सबको फोन कर करके क्या हमारे यहाँ नौटंकी है, सब लोग देखने आओ। आप बताइए यहाँ पे कितनी महिलाओं ने अपने परिवार और नातेदार रिश्तेदार को फोन किया, क्या हो यहाँ पे बहुत कथा हो रही, सुनो आके। बहुत कम महिलाओं। तो ये बहुत गंदी आदत है समाज की, इसको बदलना पड़ेगा। मैं तमाम घटनाओं में जाता हूं, ये देखिए सामने देशराज जी बैठे हुए हैं। अभी लखीमपुर की घटना हुई, दो बहनों के साथ अत्याचार हुआ और उसको फांसी पर लटका के मार दिया गया, कोई सुनने वाला नहीं। और एक बहुजन आर्मी का कार्यकर्ता वहां पे पहुंचा और उसने जो है एसपी से पूछा, कहने लगा राइट टू इंफॉर्मेशन है हमारा, आप हमको बताइए कि इसमें क्या कार्रवाई और हमको पीएम रिपोर्ट दीजिए। तो एसपी बोल रहा है कि नेतागिरी कर रहे हो। उसने हमको फोन मिलाया तो मैंने एसपी से बात किया, हमने कहा चिंता मत करो, नेतागिरी वो हमारा कार्यकर्ता और हम भी पहुंच रहे हैं वहां पे। देशराज जी थे और हमारे ये मोतीलाल जी और तमाम अन्य साथी, यहाँ पे रघुवेंद्र जी मौजूद नहीं है, तमाम साथियों के साथ मैं वहां गया लखीमपुर और वहां पर तमाम शासन प्रशासन के लोग बैठे थे और हम कॉन्स्टिट्यूशनली की बात कर रहे थे, संवैधानिक तौर पर बात कर रहे थे। किसी की औकात नहीं थी कि वहां पे पूछ ले। तो ये होता है शिक्षा। शिक्षा सवालों को जन्म देती है, ये आप याद रख लीजिएगा। शिक्षा जब आप शिक्षित होंगे तभी आप सवाल कर पाएंगे, नहीं तो कोई कह देगा कि ये रजनी बौद्ध जी नहीं कोई और है, तो आप मान लोगे कि यहाँ वही होंगे। जब यहाँ पे पढ़ लोगे ना कि वो है, नाम लिखा है, तब आप बहस करोगे कि नहीं वो तो नहीं है वही। अभी ऐसे आपको कोई बता दे कि कौन गायक आया कौन गया, क्या आपको पता है? तार्किक बनो, तर्क करो। अच्छा और एक चीज मेरे समाज में यह है कि जैसे मैं एक जाति का नाम लूंगा, ब्राह्मणों के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अगर 60 साल का व्यक्ति भी अगर 60 साल के व्यक्ति से अगर वो बहस कर रहा होगा, ब्राह्मण का बच्चा, तो उसके घर की महिला उसको रोकेगी नहीं। उसको इसलिए नहीं रोकेगी, उसको खुशी होगी कि हाँ बेटा तुम बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छा, करो बहस। और हम लोगों में ये होता है कि छोटा सा बच्चा अगर इनसे बहस करने लगे तो टोक देंगे कि जानते नहीं ये तुमसे बड़े हैं। यही तो होता है, जानते नहीं तुमसे बड़े हैं, इनसे बहस करनी चाहिए। ये नहीं देखेंगे कि बहस किस बात की हो रही है। बच्चों को देखिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 3 मूल मंत्र दिए थे। शिक्षित बनो, संगठित रहो और शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यही 3 मूल मंत्र खाली अगर बहुजन समाज अपना ले तो उसके जीवन से सारी कठिनाइयां, सारे दुख, सारे दर्द, सारी जो ये घटनाएं होती हैं, ये आने वाली पीढ़ियां जो बच्चे हैं इनको पता होना चाहिए। ये अगर कहीं निकले डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा तो इनको बताइए कि ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, ये हमारी बेटी बैठी है सामने। ये किसी भगवान को नहीं जानती है, किसी भगवान को नहीं जानती। और हमारे यहाँ भी लखीमपुर की घटना हुई थी, मैं अपनी कहानी साझा कर लूं। हमारे यहाँ SHO और CO आए थे हमारे घर पे, हमें नजरबंद कर लिए थे। नहीं, निघासन में भी और लखीमपुर, हाँ वही लखीमपुर वाली।
पूरी पुलिस की फौज आई थी घर पे, हमको नजरबंद करके रखी थी। ये छोटी सी 4 साल की बच्ची उससे उनसे बहस कर रही थी, ये सामने बैठी। तथागत गौतम बुद्ध जी को मानती है, किसी भगवान का नाम नहीं पता इसको। और अगर इसे पूछो कि बेटा क्या बनोगी, तो कहेगी हम डीएम बनेंगे। तो ये आप ये मत सोचिए कि यहाँ तो पता चलता है कि बहुत बड़ा, जैसे लगता है डीएम बहुत बड़ा हो गया। डीएम बनना बहुत बड़ी बात हो गई, कुछ बड़ी बात नहीं है। चपरासी बनना बड़ी बात है, डीएम बनना बड़ी बात नहीं है। शुरू से बच्चों को बताइए कि आपको क्या बनना है और उनको लालच दीजिए बच्चों को, तब वो आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई की परिभाषा उनको बताइए, पढ़ाई का महत्व उनको बताइए, तब बच्चे आगे बढ़ेंगे, तब बच्चे पढ़ाई की तरफ जाएंगे। जब आप उनको यही नहीं बता पाओगे पढ़ाई का महत्व क्या है, आप पढ़ने के क्या बनोगे, कैसे क्या होगा, तो उनके लिए पढ़ाई के बच्चे हैं ना, उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता पढ़ाई। और जब वो बड़े हो जाएंगे तो फिर उनको आप पढ़ा नहीं सकते। बच्चों को पढ़ाइए, और जो बड़े हो गए हैं उनको संघर्ष के लिए, अगर बहुजन समाज में जो हो रहे अत्याचारों पर अगर जाना चाहते हैं तो उनको जाने दीजिए, रोकिए ना, बिल्कुल मत रोकिए। यहाँ पे तमाम युवा साथी भी बैठे हैं और यहाँ पे हमारे पिता तुल्य चाचा और भाई, बड़े भाई भी सब लोग बैठे हैं। सबसे मैं ये हाथ जोड़कर विनती करने आया हूँ कि आप लोग जो है सिर्फ ऐसे ही मत इकट्ठा होइए। जैसे आज बौद्ध कथा है, बहन जी आई है यहाँ पे कथा करने, आप लोग 4 दिन के लिए इकट्ठा हो गए, उसके बाद फिर नहीं पता है कौन कहाँ जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। हमेशा आप लोग संगठित रहिए, एक दूसरे के दुख और दर्द को समझिए, समाज में हो रही घटनाओं पर नजर रखिए। कहीं कोई घटना हो गई, वहां पे अगर कोई आह्वान कर रहा है तो वहां पे जाइए, वहां पे संख्या बल अगर आपका ज्यादा है तो आपको न्याय मिलेगा। संख्या बल अगर ज्यादा होता है तो आपको न्याय मिलता है। न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और संविधान की बात, संविधान को कोई एक व्यक्ति नहीं बचा सकता है, कोई एक संगठन भी नहीं बचा सकता। संविधान पे जो घात आज की आरएसएस और भाजपा सरकार के द्वारा जो संविधान पर घात किया गया है, जो संविधान को मिटाने की साजिश की गई है, वो बहुत ही दर्दनाक होगी। अगर इस देश में से संविधान अगर चला गया तो आप लोग सोच लीजिए कि मनुस्मृति का जमाना, जो मनुस्मृति का जमाना था, आपको अगर जैसे लोग मान नहीं रहे डॉक्टर बाबा साहब को, अम्बेडकर को अभी, और इनको 1 महीने खाली मनुस्मृति के जमाने में रख दिया जाए, खाली 1 महीने के लिए संविधान हटा के इनको मनुस्मृति वाले उसमें ले आए। सोसाइटी का जो धज्जियां उड़ा के रखे हैं, डॉक्टर बाबा साहब ने बेबैक को सोसाइटी समझा के गए थे कि आप किसी भी सेक्टर में रहे, चाहे वो आप बिजनेस में रहे, चाहे आप नौकरी में रहे, सरकारी में रहे या प्राइवेट में रहे, बेबैक को सोसाइटी मत भूलिए। उस बेबैक को सोसाइटी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बेबैक को सोसाइटी का मतलब ये होता है कि आज अगर दीपराज जी ने ये प्रोग्राम करवाया है तो सक्षम लोग, जो समाज के सक्षम लोग हैं, उनको दीपराज जी की मदद करनी चाहिए। क्यों, सही करें गलत करनी चाहिए उनको, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि उनके हौसले को तोड़ना चाहिए। अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे, धन से मदद नहीं कर पा रहे, तो कम से कम संख्या बल से मदद कर देते, उनकी आ तो जाते। लेकिन यहाँ पे कहानी ये है ना कि मुर्गा पिंजरे में बंद है, जिसकी बारी आती है वो कट जाता है, बाकी सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जब जिसकी बारी आती है वो कटता है। तो आपसे हाथ जोड़कर ये अपील करके जाऊंगा, दोनों हाथ से हाथ जोड़ रहा हूं कि अपील है कि आप लोग एक हो जाइए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। और मैं अपने बारे में शायद नहीं जानते हो, मैं बता दूं, बहुजन आर्मी एक संगठन है, उसका छोटा सा कार्यकर्ता हूं।
बहुजन आर्मी संगठन कहीं भी घटना होती है पूरे भारत में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, पुलिस से पहले पहुंचने का काम करती है बहुजन आर्मी। कहीं कोई घटना होती है, बहुजन आर्मी तो लोगों को आस है। और आपको अगर नहीं अंदाजा होगा तो बहुजन आर्मी आप डाल के यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। जितनी भी घटनाएं होती हैं, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी और मैं खुद स्वयं जाता हूं और वहां पर सिर्फ आश्वासन दे के नहीं आता हूं। हमारे लोग लगातार उस घटना पे नजर रखते हैं कि इस घटना में कार्रवाई कहां तक पहुंची। अभी तक मेरी लखीमपुर में पीड़ित बहनों से बात होती, अभी आज की डेट तक। तो हम लोग अगर चाहें, ये युवा चाहें, तो ये अपने बहुजन समाज में अन्याय अत्याचार हो ही ना। हम कहते हैं हम तो एक रहो, संगठित रहो, फिर किसी के औकात नहीं है कि आपकी बहन और बेटियों की तरफ तिरछी निगाह करके कोई देखेगा, किसी के औकात नहीं है। हम लोग संख्या बल में भी 25% है, किस बात का डर है भाई? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, और यहाँ पे बोलने का मौका दिया। सभी साथी अगर बहुजन आर्मी का ऑफिशियल मोबाइल नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बोल दूंगा। ऑफिशियल मोबाइल नंबर, कहीं भी घटना होती है, कोई बहुजन समाज पीड़ित होता है तो आप उस नंबर पे फोन करिए, आपकी मदद तुरंत होगी। नंबर लिख लेना 9454 8505 9454 850593। ये बहुजन आर्मी का ऑफिशियल नंबर है। यहाँ इस नंबर पर सिर्फ बहुजन समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसकी शिकायतें सिर्फ दर्ज होती है, और वहाँ पे हमारी टीम पहुँचने का काम करती है और 100 नंबर से पहले पहुँचती है।